नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बारिश की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी भी हुई है। गोहाना में सुबह से हो रही बारिश ने नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल दी है। बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में पानी निकासी के लिए 13 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एकदम से ज्यादा बारिश होने से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आज सुबह 4 बजे के लगभग बूंदाबांदी शुरू हुई थी। उसके बाद तेज बरसात हुई है गोहाना के अंदर, और अभी भी बरसात जारी है। तो हमने मतलब हमारे जो नाले हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि उनके पानी में रुकने में कोई बाधा ना आए। उधर अंबाला में मानसून की दूसरी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। दरअसल कुछ घंटों की बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। दरअसल सोमवार को हुई बारिश से अंबाला में करोड़ों रुपए की लागत से बना नेताजी सुभाष पार्क पानी पानी हो गया। वहीं उसके साथ राजकीय राजमार्ग 444 पर जाने वाले लिंक मार्ग पर भी 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा होने के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक निजी स्कूल भी तालाब में तब्दील हो गया और बच्चों का स्कूल आना आना मुसीबत बन गया। उनका कहना है कि सड़क के साथ बना नाला बंद होने के कारण पानी ओवरफ्लो हो गया। के लिए हमारे इंजीनियरिंग विंग के और मोटर वगैरह हमने लगा दी है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की 2 साल तक मेंटेनेंस O&M उसमें है। कॉन्ट्रैक्टर वो लगे हुए हैं, क्या इशू है वो चेक करने लगे हैं। जो ये पीछे हमारे यहाँ स्टॉर्म वाटर का भी कार्य चल रहा है, जिसका कनेक्शन अभी हुआ नहीं था। क्यों बरसात आई है, क्यों वर्क जो हमारे डेवलपमेंट वर्क जो चल रहे हैं, अभी इनका कनेक्शन अभी होना था, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन जो पानी जहाँ भर रहा था, हमने वहाँ अपने पंप वगैरह लगा के पानी का निकासी का वो कर दिया, हमने निकलवा दिया। सुबह से ही आपको पता ही है कि मूसलाधार बरसात पड़ी है। तो मेन जो हमारे स्कूल के अंदर का पानी नहीं है, ये सड़क पे जो हमारे बाहर नाला जा रहा है वो टोटली ब्लॉक है। इस संबंध में हमने सबने मिलके एक शिकायत कमेटी दफ्तर में 10 दिन पहले ही दी थी कि नाले की सफाई करवा दी जाए, अन्यथा कि पानी आने के चांसेस होंगे, और आज हम उसका रिजल्ट। उधर होडल में भी भारी बारिश के चलते नगर निगम के दावे फेल नजर आए। शहर की कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची जहां बरसात का पानी नहीं भरा हो। ज्यादातर कॉलोनियों और शहर के बाजारों में बरसाती जो पानी है वो भर गया, जिसके कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो होडल में भी निगम के जो दावे हैं वो फेल होते नजर आए, और बारिश की वजह से सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर जो गाड़ियां हैं उनको निकलने में दिक्कत हो रही है। साइकिल सवार को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बाइक सवार हैं उनको भी उतर कर वहां से निकलना पड़ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। जिंद में भी बारिश के बाद पटियाला चौक और भिवानी रोड पर पानी भर गया। पटियाला चौक स्थित डिस्पेंसरी के जलमग्न होने से आवाजाही भी ठप हो गई। वहीं इस दौरान कुछ बच्चे ट्यूब के ऊपर बैठकर मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। जिंद में भारी बारिश के चलते सड़कें सैलाब बन गई और जलभराव से हरियाणा रोडवेज की बस भी पानी में फंस गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यो सरकारी डिस्पेंसरी रहेगी, यो देख ले डिस्पेंसरी।
वहीं बहादुरगढ़ में सुबह से हो रही भारी बारिश ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर को लाइन पार से जोड़ने वाले नए अंडरपास में पानी भर गया। 32 करोड़ की लागत से बने अंडरपास की दीवारों से पानी निकलता दिखाई दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने अंडरपास के निर्माण में खामी के आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में जमकर पैसे खाए हैं। अंडरपास में पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेताओं में अंडरपास को बनवाने का श्रेय लेने की होड़ लगी है। अब सवाल उठता है कि जलभराव के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बहादुरगढ़ में अंडरपास में पानी भर गया बारिश की वजह से, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ा। खास करके वाहनों को वहां से निकलने में परेशानी हुई। स्थानीय नेता जो हैं वो इस अंडरपास को बनवाने को लेकर, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जलभराव के बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नगरपालिका के पूर्व जेई की बड़ी मुसीबत। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व जेई पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पूर्व जेई पर फर्जी कागजात बनवाने का आरोप है और इसी को लेकर उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ग्रांट हड़पने के लिए फर्जी कागज बनवाने का आरोप। नगरपालिका के पूर्व जेई पर दर्ज की गई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी पूर्व जेई फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, नगरपालिका के पूर्व जेई की मुसीबत बढ़ गई है। पूर्व जेई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पूर्व जेई पर फर्जी कागजात बनवाने का आरोप है और इसी को लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रांट हड़पने के लिए फर्जी कागज बनवाने का उस पर आरोप है। उधर यमुनानगर में अभी भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से डर रहे हैं। अभी भी अभिभावक इस असमंजस में हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या ना भेजें, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसके बाद हर कोई डरा हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हालांकि स्कूल प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को फिर से खोला है, लेकिन अभी भी अभिभावक असमंजस में पड़े हुए हैं। नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्कूल में भेजना बहुत ही खतरनाक और चिंता का विषय है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अभी भी बच्चों के माता पिता इतने चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। उनसे पहले उनका बच्चों की जो जिंदगी है, लाइफ है, और बच्चों के माता पिता, मैं कहूँगी कि उनके माता पिता भी अभी बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में। इसलिए अभी तो स्कूलों का बंद रहना ही ठीक है। जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा और बच्चों के लिए स्कूल जो है खतरे से खाली। नियम पहले थे वो सारे के सारे नियम हमने अब की बार भी वैसे ही लागू रखे। जो भी डॉक्टरों ने बताए, विशेषज्ञों ने बताए कि इन नियमों का पालन होना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से रहा। तो और जहां तक तीसरी लहर की जो बात करें तो हम स्वयं भी उस पर नजर रखें। अगर कहीं भी मान लो इस प्रकार की कोई बात होती है तीसरी लहर जैसी, तो तुरंत हम निर्णय दोबारा इस निर्णय को बदलेंगे। अगर स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो स्कूल बंद करेंगे, उसमें क्या बात। तो बच्चों का सुरक्षित बने, हमें उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान है। हम बच्चे को प्रॉपर, जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता है उसको सैनिटाइज करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक होता है, उसके बुक्स को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बैग्स को, हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जाता है। जिस बेंच पे बच्चे ने बैठना है वो भी सैनिटाइज होता है प्रॉपर। एक्चुअली जैसे मान लो बच्चे, हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं और हमारे पास 20 बेंचेज हैं, तो हम एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, तो 2 बच्चे अलाउड नहीं है एक बेंच पे बैठना, और सोशल डिस्टेंस। उधर असंध में बीजेपी के मंडल स्तर की कार्यकारिणी मीटिंग का किसानों ने विरोध किया, जिसके बाद 27 किसानों को गिरफ्तार
किया गया। 27 किसानों की गिरफ्तारी के बाद बाकी किसानों ने थाना असंध का घेराव कर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त होने के बावजूद किसानों ने प्रशासन पर पूरा दबाव बनाकर 27 किसानों को रिहा करवा लिया। गौरतलब है कि किसान नेताओं ने पहले ही बीजेपी को कार्यक्रम न करने की चेतावनी दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने मंडल स्तर की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। नहीं, आज सरकार ने जो हमारे साथ किया है प्रशासन ने, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आज हमने इनका एक शांतिप्रिय तरीके से काले झंडों से विरोध करना था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ बैरिकेड के पास पहुँचे, प्रशासन ने हमारे को जबरदस्ती हमारे साथ की। हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो सकती थी उन्होंने की। हमारे बुजुर्गों के, ये देखो, ये मेरे साथ थे, हमारे कपड़े तक इन्होंने और हमारे को घसीट के उन्होंने गाड़ियों में डाला है, क्योंकि ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हम वहाँ सिर्फ एक विरोध करने के लिए गए थे का शांतिपूर्वक तरीके से। हमने उनके किसी प्रोग्राम में कोई व्यवधान नहीं डाला, लेकिन जो फिर भी सरकार ने। इधर सिरसा में लघु सचिवालय के समक्ष किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। धरने में शामिल होने के लिए सोमवार को अलग अलग गांव से महिलाओं के जत्थे भी पहुंच रहे हैं। धरना स्थल पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। लघु सचिवालय के गेट पर रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का अनशन भी लगातार जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होती और देशद्रोह का मामला रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रशासन ने अगर जल्द उनकी मांग नहीं मानी तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसान धरना स्थल पर पहुंचेंगे। बैठक हुई, सारे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के सारे नेताओं से बातचीत हुई है और उसमें सबने ये सहमति जता दी है कि ये जो मामला है देशद्रोही का, जो मुकदमे उन्होंने दर्ज किए हैं, ये कोई अकेले सिरसा का नहीं, पूरे देश का है। और सरकार जो है इस तरह के मुकदमे बना के इस आंदोलन को दबाना चाह रही है। जो अंग्रेज इस धाराओं का प्रयोग करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो संयुक्त मोर्चे ने खास तौर के ऊपर इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है कि इस तरीके से ये सरकार, जो भारत सरकार है, यहाँ की जो मोदी सरकार है, ये देश के किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते। देश का किसान जो है यहाँ पे पहुंचेगा, जरूरत पड़ेगी तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से। हम बार बार इस सरकार को कहते हैं, हरियाणा को भी, आप आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसे षड्यंत्र ना रचो। हम बार बार हमारे जो साथी हैं किसानों को उगर करके उन पर केस, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको बंद करो। थोड़ी जो टाइम है, हमारा जो रोहतक वाला जो मुद्दा था, उसने मनीष ग्रोवर ने माफी मांग ली है। वो भी हमारे जितने हरियाणा के टोल प्लाजे हैं, जितने भी हमारी उधर वाले भाई हैं, वो भी सारे आज और कल में पहुंच रहे हैं। जितनी जल्दी ये सरकार, इस जो सिरसा प्रशासन और हरियाणा सरकार मिलकर हमारे किसानों को रिहा करती तो ठीक है, नहीं तो दिन भर दिन ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इधर हिसार में किसानों के समर्थन में बार एसोसिएशन का धरना 167वें दिन भी जारी है। धरने में शामिल बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक किसानों के समर्थन में उनका धरना भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि 167 दिन से बार एसोसिएशन किसानों के समर्थन में हर रोज 11 बजे से 2 बजे तक सांकेतिक धरना दे रहा है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के वकीलों ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सभी मुकदमे बिना फीस के लड़े जाएंगे। हमारा धरना 167 दिन से चल रहा है। हिसार बार के वकील 3 फरवरी से आज तक रेगुलर धरने पर बैठे रहे हैं और आगे भी जब तक मोदी सरकार किसानों के हित में ये तीनों कानून, काले कानून वापस नहीं लेते, तब तक हमारी बार का धरना उनके पक्ष में जारी रहे। देखो जी, जैसा कि पूनिया साहब ने बताया, हमारा पिछले 3 फरवरी से धरना चल रहा है और हम आज भी किसानों ने जो धरना सिंधु बॉर्डर पर लगाया उसके समर्थन में बैठे हैं। जब तक उनका धरना चलेगा हमारा साथ उनके साथ रहेगा। अगर किसी प्रकार के कोई, जैसे देख रहे हैं कई जगह केस बना दिए, इस तरह केस है, तो भी हमारा किसानों के साथ समर्थन है। हम उनकी तरफ से फ्री केस लड़ेंगे जी, हमारा उनकी तो पूरा सहयोग है।
उधर पानीपत में दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करने की रंजिश में 15-20 युवकों ने एक व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक के बेहोश होने के बाद आरोपी उसके घर पहुंचे और परिजनों के साथ मारपीट की। पड़ोसियों के आने पर आरोपी अपनी 2 बाइक छोड़कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित की जेब से 7,500 रुपए भी ले गए। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर किला थाना पुलिस ने 5 नामजद और 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की दोनों बाइक कब्जे में ले ली है। दरअसल शिवनगर निवासी कासिम ने 2020 में दूसरे समुदाय की लड़की से लव मैरिज की थी। इसी के चलते वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद संजीव के लड़के अंशुल और आशीष उससे रंजिश रखते हैं। इधर सिरसा में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है। सोमवार को भी कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में बने पार्क में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। धरने की अध्यक्षता यूनियन की जिला प्रधान सुमित्रा चौहान और ब्लॉक प्रधान अमित कुमार ने की। कर्मचारियों ने सरकार और जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार की मनमानी के चलते उनके कई साथियों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग मनमानी करने पर उतारू है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कोरोना काल के अंदर हमारे कुछ साथी हटाए गए थे, जिनको ज्वाइन करने के लिए हमने पिछले दिनों भी हड़ताल की थी। तो उनके अंदर इन्होंने हमारे साथ लिखित समझौता किया था, जिसमें एसडीएम सर भी थे और सीएमओ भी थे। उनमें इन्होंने 5 जनों को जॉब से निकाला जो कि भ्रष्ट थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे। आज जो ये बोले कि यूनियन ने हटाया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी आंखें बंद थी या आपको ज्ञान नहीं था? यूनियन किसी को हटाती नहीं है। हम ये बोलते कि कार्रवाई करो। अब जैसे कि डवाली के अंदर 2 पोस्ट फर्जी भी हैं और जो सुपरवाइजर वो अंधाधुंध कमाई कर रहा है। अब जैसे हम धरने पे बैठे हैं, हमारा जो लॉस हो रहा है वो हमारी सैलरी काट ली जाती है, तो ठेकेदार की वजह से ये सब काम हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन को ठेकेदार पे लगाम कसनी चाहिए, उसका भी लॉस होना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सोनीपत का रहने वाला लाल सुमित ओलंपिक में हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सुमित ने आर्थिक तंगी को कभी अपने हौसले के आगे रोड़ा बनने नहीं दिया। दिन भर मजदूरी करने के साथ ही सुमित 2 घंटे हॉकी की प्रैक्टिस के लिए भी निकलते थे। उनका यही जज्बा उन्हें आज ओलंपिक में ले गया। सुमित के परिवार का कहना है कि उन्होंने हर परेशानी का सामना कर ये लक्ष्य हासिल किया है। परिवार ने बताया कि ओलंपिक में खेलना सुमित का सपना रहा है, जो अब साकार हुआ है और अब सुमित देश का नाम रोशन करके ही ओलंपिक से वापस लौटेंगे। बहुत ज़्यादा बधाई है। मेरी मम्मी अनफॉर्चुनेटली 6 महीने पहले एक्सपायर हुई है, और क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया था, तो आज जिस मुकाम पर सुमित ओलंपिक में गया है, तो वो है कि हमें खुशी है, पूरे गांव को खुशी है और पूरे देश को खुशी है कि, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मेडल आएगा देश के लिए। सुमित ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इस खेल में रुचि रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है कि इस खेल में रुचि रखने के लिए, और बहुत ही परिश्रम बहुत तकलीफों से गया है यहाँ तक। मेडल लेके आए हम, यही वो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो हम कई सुमित पैदा करेंगे, इधर से हम लगे हुए हैं सभी के सभी। और सुमित अब जैसे ओलंपिक में जा रहा है तो हमारा पूरा गांव गदगद है और हम बहुत ही खुश। उधर सोनीपत में 4थी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। चैंपियनशिप में देश भर से पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी विजयी रहेगा उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। इस चैंपियनशिप में देश भर से 32 राज्यों से लड़के और 29 राज्यों से लड़कियों की टीमों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में 180 लड़कियां और 300 लड़के भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप को
हरियाणा बॉक्सिंग संघ की तरफ से आयोजित करवाया जा रहा है। ये सर लगभग 32 भाग ले रही हैं और बॉयज़ में 300 के करीब लड़के भाग ले रहे हैं। और ये जो हमारी दुबई में एशियन चैम्पियनशिप जो हो रही है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, उनके लिए नेशनल चैम्पियनशिप भी हो रही है। इसके बाद इसमें से टीम सेलेक्ट करके हम एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए टीम भेजेंगे। और कोविड काल में भी इतना बेहतर हम करवा रहे हैं। मेजर सत्यपाल सिंधु जी हमारे प्रेसिडेंट हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अथक प्रयासों से यह आयोजन सफल। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। अब तक 11,43,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिससे कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट नजर आ रही है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक 12 गांव पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की वजह से ही कोरोना के मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, गांव में भी बड़ा उत्साह के साथ लोग बाग कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पहले भी 102nd वेव से पहले का जो समय था, हम लोग जगह जगह कैंप लगाते थे, परंतु बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें नहीं मिलता था। परंतु सेकंड वेव के बाद अच्छा रिस्पांस मिलता है और भीड़ हमारे कोविड के जितने भी वैक्सीनेशन के सेंटर्स पे हैं, उन पे स्वतः ही अपने आप आ रही है। एक तरीके से ये कहिए उमड़ रही है, जिसकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए भी हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उससे प्रतीत होता है कि लोगों में उत्साह है और जल्द ही हम कोविड वैक्सीनेशन के हिसाब से पूरे जिले को कवर कर देंगे। करवाया है, बीके में सरकारी हॉस्पिटल से करवाया है, बड़े इंतजाम अच्छे किए हुए हैं। गए और आधा घंटे में नंबर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो है बीके अस्पताल फरीदाबाद में वैक्सीनेशन कराया, बड़ी आसानी से जाके हमें वैक्सीनेशन मिल गया था। वहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई और मैं लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि तीसरी लहर से पहले अपना वैक्सीनेशन। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।